आईटीआर 4 भरते वक्त क्या मुझे एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी? मुझे अपनी जो सेल लेनी है वो 26A से लूं या जीएसटी रिटर्न से उठाऊं या जो बैंक स्टेटमेंट में पैसा आया हुआ है उससे लेना है? कौन कौन से बिजनेस के अंदर आते हैं, प्रोफेशन में आते हैं और किन किन बातों का मुझे ध्यान रखना है आईटीआर 4 भरते वक्त, आज की वीडियो में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट सचिन आपको बताने वाला हूं। आईटीआर 4 का दोस्तों छोटा सा एक प्रोसेस है कि भैया मुझे शुरू कब करना है, खत्म कब करना है। आप अपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे और कंप्यूटेशन बनाएंगे। आईटीआर 4 के लिए ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बहुत आसान है। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, वो भी देख लीजिएगा कि आईटीआर 4 कैसे खुद भरनी है। यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ताकि कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए और बड़े इजी तरीके से मैं कोई गलती भी ना करूं और मेरी आसानी से फाइल भी हो जाए। आप उसको फिर ई वेरीफाई करते हैं। ई वेरीफाई के बाद आपकी जो डिमांड है, रिफंड है, वो इंटीमेशन के अंदर आ जाती है कि भैया आपने सारी जो आईटीआर भरी थी ठीक भरी थी, कोई गलती नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप कंपेयर कर लेंगे कि भैया मेरी जो इंटीमेशन आई है और जो मेरी आईटीआर थी दोनों ठीक है, मेरा टास्क खत्म। ये एक प्रोसीजर है। अब हर एक प्रोसीजर के अंदर किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले दोस्तों है कंडीशंस। आईटीआर 4 कौन कौन भर सकता है? इंडिविजुअल भर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं सचिन हूं, मैं इसको भर सकता हूं। एचयूएफ भर सकते हैं, मान लीजिए मेरी एक एचयूएफ है तो मैं एचयूएफ को भी भर सकता हूं। पार्टनरशिप फर्म है, ये भी इसको भर सकती है, यानी कि इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म आईटीआर 4 का यूज कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं भर पाएगी, या फिर एक एलएलपी है वो भी इसको यूज नहीं कर सकती है। एलएलपी क्या होती है? पार्टनरशिप फर्म तो होती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी पार्टनरशिप फर्म है? जो हम बनाते हैं रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, यानी कि एलएलपी के अलावा जो पार्टनरशिप डीड होती है उसके अंदर कवर होती है। आपकी बिजनेस इनकम इसमें आती है। कौन कौन सी बिजनेस इनकम है? जितने भी आपकी बिजनेस हो, चाहे रिटेल ट्रेडर हो, चाहे होलसेल ट्रेडर हो, किसी तरह का भी बिजनेस हो वो इसके अंदर आता है। लेकिन कमीशन और ब्रोकरेज या एजेंसी कोई है वो इसके अंदर नहीं आती है। मान लीजिए मैं एक एलआईसी में एजेंट हूँ, मेरी एलआईसी की कमीशन आती है तो पूरी बैलेंस शीट बनती है, पूरा पीएनएल बनता है, तभी आप भर पाओगे। मैंने कोई एजेंसी ले रखी है, किसी भी चीज़ की एजेंसी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप, उस केस में भी आप आईटीआर 4 नहीं भर सकते हो। उन केसों के अंदर ये मान्य नहीं है। बाकी जितने भी केस हैं, यानी कि नेगेटिव लिस्ट सिर्फ 3 चीज़ों की है: कमीशन इनकम, आपकी ब्रोकरेज, आपकी एजेंसी। कमीशन में कौन कौन आएगा ब्रोकरेज में? और मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी डीलर है, वो कमीशन इनकम चार्ज करता है या ब्रोकरेज, तब भी आप आईटीआर 4 नहीं भर पाओगे। आपको आईटीआर 3 भरनी है, बैलेंस शीट पीएनएल बना के। जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं आईटीआर 4 यूज कर सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अकाउंटेंट्स, आर्टिस्ट, फिल्म स्टार, ये सब भी इसको यूज कर सकते हैं आईटीआर 4 को। आपका इंटरेस्ट सही बैंक का वो भी इसमें आ सकता है। एफडीआर की इनकम और फैमिली पेंशन वो भी आप इसमें दिखा सकते हो, यानी कि मेरी प्रोफेशनल इनकम है, मेरी बाकी इनकम भी होगी तो भी मैं इसके लिए यूज कर सकता हूँ। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम अगर है तो वो भी आप इसके अंदर दिखा सकते हो, ध्यान रखिएगा। एक घर, लेकिन अगर आपका लॉस है हाउस प्रॉपर्टी से, इंटरेस्ट होम लोन, ये भी आप इसके अंदर दिखा सकते हो। ऑलमोस्ट जो आईटीआर 1 में मैंने बताया था, एक वीडियो बनाई थी, वही आईटीआर 4 में है। बस कुछ कंडीशन है इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप की, और बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम आती है। अगर आपका म्यूचुअल फंड से, शेयर मार्केट से लॉस है दोस्तों, आईटीआर 3 भरना पड़ेगा, चाहे मैंने सिंगल ट्रांजैक्शन भी क्यों ना करी हो, चाहे मुझे लॉस भी क्यों ना कर रहा हो। दोस्तों लॉस हुआ है, बहुत लोग कहते हैं लॉस हो गया, लॉस हो गया, मैं क्यों भरूं? अरे भाई इस बार लॉस हुआ है, भरेगा तभी तो तेरे को अगली बार फायदा मिलेगा। इस बार तेरे को 2 लाख का लॉस हो गया, तूने कहा क्यों भरूं आईटीआर? अगली बार तेरे को 4 लाख का प्रॉफिट होगा तो 2 लाख का जो लॉस हुआ है उसका बेनिफिट मिलेगा और 2 लाख पे टैक्स पे करेगा। तो जब तक आप आईटीआर नहीं भरोगे, उस लॉस को क्लेम नहीं करोगे, तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता कैरी फॉरवर्ड का। तो कभी भी आपको लगे कि मुझे लॉस हुआ है, मान लीजिए मेरी इनकम है 1 लाख की यहाँ पे और मेरा हाउस प्रॉपर्टी का जो लोन था वो 2 लाख है, तो कितना लॉस हो गया? मुझे 1 लाख का लॉस है। तो क्या मैं भरूँ ना आईटीआर 4? मैं आईटीआर 4 भरूंगा, 1 लाख का लॉस कैरी फॉरवर्ड करूंगा, अगली बार जब इनकम होगी उसका मुझे फायदा मिलेगा। कभी भी ऐसा मत सोचिए कि भैया मैं इसे कैरी फॉरवर्ड ना करूं। 50 लाख तक की इसमें भी लिमिट है आईटीआर को भरने की। 50 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप डायरेक्टर हैं या शोल्डर हैं किसी भी कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड, तो आपको फिर आईटीआर 4 नहीं भरना। जिस तरह आईटीआर 1 भी नहीं भर सकते आप अगर सैलरी मिल रही है। उसी केस में मेरा बिजनेस है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में या तो डायरेक्टर हूँ या फिर शेयर होल्डर, दोनों में दोनों है या कोई भी एक चीज है, तो आप ये आईटीआर 4 नहीं भर सकते। आपको आईटीआर 3 भरना पड़ेगा। उसमें दिखाना पड़ेगा कि भैया मैं इस कंपनी में डायरेक्टर हूँ, ये मेरा डिन नंबर है, इतने मेरे शेयर है, ये रहा कंपनी का नाम, ये इसका पैन नंबर, ताकि आपका जो डाटा है वो कंपनी से लिंक हो जाए। तो इन चीजों का ध्यान रखते हुए ही, कंडीशन को देखते हुए आप आईटीआर 4 को भरना है।
जब दोस्तों आप ITR भरेंगे ITR 4, तो एक बिजनेस और प्रोफेशन के 2 कॉलम हैं। यहाँ पे आप अपना बिजनेस डाल देंगे, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग का, होलसेलर का, और यहाँ पे चेक के थ्रू जितनी पेमेंट्स आई है, यानी कि बैंक अकाउंट के अंदर जो लिखा हुआ है बैंक ड्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू, कैश वाली सेल यहाँ आती है। 6% प्रॉफिट इस वाले का लिया जाता है, 8% प्रॉफिट इसका लिया जाता है। अब इन चारों को कॉलम को कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूँ। साथ में बिजनेस के अगर आप प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर, एडवोकेट, IT प्रोफेशनल, तो यहाँ पे क्या सेल लेनी है और यहाँ पे कौन सी प्रॉफिट दिखाना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ITR 4 आपको समझ में आ गया कि भैया मुझे इन कंडीशनों को फुलफिल कर दिया है, मैं ITR 4 भर सकता हूँ। सबसे पहले आपने बनानी दोस्तों कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, COI। इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। फॉर्मेट ईमेल ड्रॉप कर देना, मैं आपको दे दूंगा। क्यों जरूरी है ये मैनुअल बनाना? मुझे ये नहीं पता कि मेरी इनकम क्या है, मुझे ये नहीं पता 26 से लूँ, मुझे ये नहीं पता मुझे GST से लेनी है, तो एक सेल्फ कंप्यूटेशन इनकम बना लेनी है। दूसरा दोस्तों है GST 1 और 26 सेल। सबसे बड़ा कंफ्यूजन और सबसे ज़्यादा जो नोटिस आते हैं वो इसी वजह से आते हैं कि प्रोफेशनल इनकम को जो GST ले रहा है उसके लिए, या जिसका 26 में आ रहा है उसके लिए क्या किया जाए। बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है मेरे 20 लाख रुपए, बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो पैसा आया इस साल 20 लाख रुपए आया है मेरा, मैं मान लेता हूँ बिजनेसमैन है ये। GST रिटर्न में गया हुआ है 23 लाख रुपए। 26 में जो उसके ऊपर TDS कटा हुआ है, मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर हूँ, 26 में आ रहा है 26 लाख रुपए। बहुत सारे केसों के अंदर ऐसी सिचुएशन आ सकती है। अगर सब बराबर है, यानी कि यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है, फिर तो मामला ही खत्म है। लेकिन अगर तीनों में फर्क आ रहा है, या दो में सेम है, यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 26 है, या यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ 23 है, अब मैं बेस किसे मानूं? इनकम टैक्स वाला किस चीज को देखता है? मेरा 26 वेरीफाई करेगा या मेरा 26 AS का साथ में GST रिटर्न भी वेरीफाई करेगा? दोनों कैसे वेरीफाई करेगा? या अगर मैंने ये वेरीफाई कर दिया, पैसा तो 20 लाख ही आया है। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ हम लोग क्या करते हैं। हम लोग इन तीनों का एक रिकन्सिलेशन बनाते हैं। हम ये सबसे पहले चेक करते हैं कि भैया मेरा सही चीज क्या है। मैं मान के चलता हूँ मोटा मोटा इस केस में कि मेरा GSTR 1 ठीक है, यानी कि जो GST की रिटर्न गई है वो ठीक है। जब मेरा 23 लाख फाइनल हो गया है तो मेरी 23 लाख की सेल है, यानी कि यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ मेरी सेल क्या है। प्रॉफिट पे तो अभी आऊंगा मैं। जो ITR 4 में मैं सेल दिखाऊंगा 8% या 6%। अगर कैश वाली है तो 8% में, अगर कैश वो अदर देन कैश है तो 6% में आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया दिखाऊं क्या वहां पे? 20 लाख 23 26, GSTR 1 में गई है मेरी 23 लाख, 26 में आ रही 26। तो इसका मतलब यही हुआ, ये डिसीजन लिया मैंने, या तो मेरा 26 गलत है, यानी कि 26 लाख 26 में गलत आ रहा है, 3 लाख की एंट्री कोई फालतू आ रही है, आप उसको ठीक कराओगे। आप कहते हो कि भैया मेरा 26 लाख बिल्कुल ठीक है। पार्टी ने क्या करा, मार्च का काम था, मार्च का काम मैंने इनवॉइस तो रेज करा है 5 अप्रैल को, लेकिन जो वो पार्टी थी जिसको हमने काम करा उसने मेरे 26 में प्रोविजन बेसिस पे एक्सपेंडिचर बुक कर लिया उसकी बुक्स में, और उसके ऊपर 3 लाख पे TDS काट लिया। एग्जाम्पल के लिए मैंने किसी का काम करा 25 मार्च को, मैंने काम शुरू किया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैंने 25 मार्च को काम करा और मैंने वो काम खत्म करा 10 अप्रैल को। तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने इसको इनवॉइस दिया 10 अप्रैल को कि भैया ये ले 10 लाख का इनवॉइस मेरा, 10 लाख का GST 1 भरूंगा मैं 10 अप्रैल को अगले साल। लेकिन जो सामने वाली कंपनी दोस्तों वो 5 दिन का खर्चा जरूर बुक करेगी अपनी बुक्स में, प्रोविजन बनाती है, उसके ऊपर टैक्स काटती है, TDS काटती है। तो अब आप क्या करोगे, इस 3 लाख का जो फर्क आया है इसको आप अपनी ITR 4 के अंदर कैरी फॉरवर्ड करोगे, यानी कि आप दिखाओगे अपनी इनकम 23 लाख की। जब आप TDS क्लेम करोगे आप वहां पे दिखाओगे 23 लाख का, ऐसे दिखा दो यहाँ पे 23 लाख का मेरा इनकम है और 23 लाख के ऊपर मान लीजिए TDS का घटा है मेरा 2.3 लाख, 10% मान लेता हूँ, और आप कैरी फॉरवर्ड करोगे 3 लाख का कैरी फॉरवर्ड और 30,000 रुपए का TDS कैरी फॉरवर्ड। इस तरह से आप इनकम टैक्स की नोटिस से बच जाओगे। 20 लाख मेरे अकाउंट में आया था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया मेरी बिलिंग हो रही है, पैसा आ रहा है या जा रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स वाले आपकी एक्रूअल बेसिस पे देखते हैं कि आपकी GST रिटर्न गई है 23 लाख रुपए की, आपने उसके बेस पे GST भी जमा कराया है, 26 में 26 आया है, आपने ITR 1 भर के बता दिया कि 23 लाख का मेरा इस साल का रेलिवेंट है, 3 लाख का कंपनी ने एडवांस के अंदर TDS काट लिया है, मेरी इस साल की इनकम नहीं है लेकिन मैं इसे कैरी फॉरवर्ड करूंगा। अब आप कहेंगे कैरी फॉरवर्ड ना करा तो क्या होगा? अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करा तो 2 दिक्कतें आएंगी। एक तो आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा कि 26 में 26 लाख आ रहा है, ITR भरी है सिर्फ 23 लाख रुपए की,
3 लाख आपकी इनकम ब्लैक मनी है, आपने छुपा ली, आपने क्यों नहीं दिखाया। फिर आप झगड़ा करते रहोगे, ये है वो है, कागजों कोई फायदा नहीं है। जो करना है हमें यही करना है। अब आप जब भर दोगे, एक तो दिक्कत ये आ गई कि इनकम टैक्स पीछे पड़ गया। अगले साल आपने जो इनवाइस रेज करा है 10 अप्रैल को, हो सकता है आपने 3 लाख का इनवाइस उसको 10 अप्रैल को इनवाइस रेज करा हो अगले साल। अब अगले साल क्या होगा, अगले साल ही केस में आएगा आपका भैया 50 लाख की आपकी वो थी जीएसटी की बिलिंग, 26 एस में आ रहा होगा 47 लाख रुपए, यानी कि 26 एस में 47 लाख रुपए ही 3 लाख रुपए कम आ रहा होगा। तो 3 लाख रुपए जब कैरी फॉरवर्ड करोगे, आप 26 एस में दिखाओगे 47 लाख की मेरी ये इनकम है, 3 लाख वाली मेरी है, तो आपका 50 लाख मैच हो जाएगा अगले साल। 50 लाख की इनकम जीएसटी R1 में, 50 लाख की इनकम 26 एस में, यानी कि कैरी फॉरवर्ड का सिंपल सा कंसेप्ट है। 26 एस की जितनी भी चीजें हैं वो आपकी ITR में रिकॉर्ड जरूर होनी चाहिए, चाहे आप उसे कैरी फॉरवर्ड करें या अगर गलत है, आपको लगता है यार 3 लाख बिल्कुल ही गलत है, तो ठीक कराइए इसको, फिर आपको कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है। आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि भैया मेरा नहीं है, मैंने रेक्टिफिकेशन के लिए भी दिया हुआ है, 26 ईयर्स में मेरे गलत दिखा रहा है, फिर आप कैरी फॉरवर्ड मत करिए। लेकिन मैं क्या करता हूँ दोस्तों बताऊँ, मैं तब भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर देता हूँ अगर गलत है तो भी। ये पर्सनल मेरी एडवाइस है, आप डिस्कशन ले सकते हैं, डिसीजन ले लीजिए अपने लीजिए। क्या होता है, एक तो मैं इनकम टैक्स का नोटिस से बच जाता हूँ और उसको प्रोसेस को फॉलो करते रहता हूँ। मान लीजिए मैंने कैरी फॉरवर्ड कर लिया और ये गलत था, तो क्या होगा, जब वो ठीक हो जाएगा मैं इसको अगले साल क्लेम ही नहीं करूंगा, यानी कि बेकार हो जाएगा। लेकिन कम से कम इस साल की लिटिगेशन से मैं बच जाऊंगा, वरना अगर ये 3 लाख गलत हुआ यहाँ पे तो मैं पीछे पड़ा रहूंगा, ठीक कर दे ठीक कर दे ठीक कर दे, इनकम टैक्स वाला हमको नोटिस भेज रहा है, परेशान होते रहते हैं। अगर गलत भी है मेरे एडवाइस के हिसाब से, अगर गलत भी है तो कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, लेकिन अगर सही है तो फिर तो आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा और अगले साल इसको क्लेम कर लीजिए। अगले साल क्या होगा, अगर आपने कैरी फॉरवर्ड नहीं करा, भूल गए, अगले साल वो उसको कंसीडर नहीं करेगा, आप इसे अगले साल नहीं ले सकते। नोटिस का नोटिस, 30,000 का अलग से नुकसान। अब दोस्तों आपने सेल को कंफर्म कर लिए, अब आती है बात कंप्यूटेशन इनकम की कि क्या करें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक डैशबोर्ड पे दिखाता हूँ कि कंप्यूटेशन इनकम हम लोग कैसे बनाते हैं। कंप्यूटेशन इनकम दोस्तों कुछ इस तरह दिखती है, वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे बिजनेस की इनकम कितनी बैंक के थ्रू आई है, कितनी कैश में आई है, और मैंने आईडीए से कैसे प्रॉफिट निकाला है ये भी आपको बताता हूँ। हल्का हल्का एक आइडिया दिखा दिया आपको मैंने कंप्यूटेशन ऑफ इनकम का। अब दोस्तों मेरी सेल डिसाइड हो गई कि सेल मेरी 26 एस वाली ठीक है या मेरी जीएसटी वाली ठीक है। ज्यादातर हम लोग जीएसटी की रिटर्न को ही बेस मानते हैं और वही मेरी 26 एस में भी आजकल आ रही है। अब उस व्यक्ति की जो सेल थी वो मेरी 23 लाख की हो गई है, फिक्स हो गई है, ये मेरी लॉक हो गई है। ITR फॉर्म में 2 चीजें पूछता है, ITR फॉर्म में सेल और आपका प्रॉफिट। अब 23 लाख की सेल का मैं वेरीफाई करता हूँ कि सेल में से कितनी तो कैश में आई है और कितनी बैंक में है। मैं मान के चलता हूं कि उसकी बैंक में 20 लाख की आई हुई पैसा और 3 लाख रुपए कैश सेल हुई है, यानी कि 20 लाख तो चेक आया है, डीडी आया है या आरटीजीएस हुई है या IMPS हुआ है जो बैंक में आया हुआ है, इस पे लगता है मेरा 6% और जो कैश में सेल हुई है उस पे लगेगा मेरा 8%। ये दोस्तों सरकार के रेट है जो इनकम टैक्स एक्ट कहता है, जिसे हम बोलते हैं 44 AD में या 44 ADA में। 99% लोग जो ITR 4 भरते हैं वो इन्हीं सेक्शन में ITR को फाइल करते हैं, ट्रेडर्स, डिस्ट्रीब्यूटर, CA, आर्टिस्ट, ये सब चीजें। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, मैंने उसकी बैंक स्टेटमेंट ली, उससे मैंने पता करा कि भैया 20 लाख तो आया हुआ है, कैश उसने 3 लाख रुपए कैश जमा कर दिया अकाउंट में या उसके हाथ में भी था। जरूरी नहीं है कि कैश बैंक में जमा हो, हाथ में है तो भी कैश ही माना जाएगा वो। अब इसका आएगा दोस्तों 6 दूनी 12, 1,20,000 रुपए और इसका है 8 या 24,000 रुपए, यानी कि कायदे से सरकार के हिसाब से जो प्रॉफिट बना वो बना 1,44,000 रुपए का प्रॉफिट बना। क्या इस प्रॉफिट को मैं सेल तो डाल दूंगा 23 लाख की अपनी, क्या मैं इस प्रॉफिट को उस कॉलम में डाल दूं 6% में 8% में? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। 99% लोग ये गलती कर देते हैं कि इसी अमाउंट को डालते हैं, या ये कह देते हैं कि यार 1,44 आ रहा है, एक काम कर 2.5 लाख कर दे, 2.5 लाख कर दे, 2.5 लाख तो कोई टैक्स ही लग रहा, या एक काम कर 5 लाख कर दे, बढ़ा दे प्रॉफिट को, कोई बात नहीं। 5 लाख पे भी कोई टैक्स नहीं है, 12,500 रुपए की रिबेट मिल जाएगी तो भी माफ है, टैक्स पे नहीं करना। ये डिसीजन लेना गलत है। आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, ये मिनिमम है, यानी कि 1.44 तो मिनिमम दिखाना है। आपने अपनी एक सेल्फ कंप्यूटेशन करनी है। जैसे मेरे पास मान लो ये व्यक्ति अगर आता 23 लाख वाला, मैंने इसकी सेल डिसाइड करी, मैं फिर इसकी परचेज भी देखता कि भैया इसकी कितनी परचेज है, मोटा मोटा तेरी कितनी परचेज है। वो कहता तो मेरी परचेज ना 8 लाख रुपए की परचेज है। मैं कहूँ अच्छा, तेरी मोटा मोटा कितनी सैलरी है? वो कहेगा जी 4 लाख की मेरी सैलरी है। कहूँ अच्छा, कितना कैश विड्रॉल करा जो खर्चा करा? वो कहेगा जी 2 लाख का खर्चा करा,
यानी कि 8, 4 और 2 कितना हो गया 14 लाख रुपए। मोटा मोटा 14 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। अब जब मैं उसकी बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करूंगा पता चलेगा उसने 5 लाख की एफडी करा रखी है। 5 लाख की एफडी, यानी कि एफडी कहां से कराई होगी, इसी बिजनेस में। 2 लाख रुपए की उसने बच्चे की फीस भी दी हुई है इसी में से। अब 2 लाख की फीस में से 2 लाख रुपए का दुबई का टूर भी कर चुका है वो। कितना हो गया मतलब दोस्तों, यहां मैं बात कर रहा हूं उससे 5 लाख प्रॉफिट दिखा दे, और यहां मेरे एक्चुअल में 5 लाख की तो एफडी हुई है, 2 लाख की बच्चे की फीस दिखा दी मैंने, और 2 लाख रुपए का घूमने चला गया। मेरी कैपिटल में से तो हुआ ही है। तो आपको अपनी सेल्फ कंपटीशन में एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है, एक्चुअल प्रॉफिट दिखाना है। जैसे ये था 23 लाख, 23 लाख में से मेरे 14 लाख गए, कितना बचता है मेरा 14 से 6 और 3 9, यानी कि यहाँ पे मेरा 9 लाख का प्रॉफिट आएगा। 9 लाख का ना एक 44 आएगा, ना ये 2.5 लाख आएगा, और ना ही 5 लाख आएगा। एक्चुअल में सेल्फ कंपटीशन बना के वेरीफाई करना है और वही सेल दिखानी है। अब इस 9 लाख का जो प्रॉफिट हुआ है, एक ब्रेकअप ये रहा कि भैया 5 लाख तो मेरा क्या था एफडी करा दी मैंने, उसमें से 2 लाख मैंने बच्चे की फीस दी है, और 2 लाख रुपए मेरे जो है घूमने फिरने के ड्राइंग्स हैं या जो भी है घर का खर्चा हो गया। इस तरीके से कैपिटल मैच होती है। आप सोचिए, आप यहाँ दिखा रहे हो 5 लाख का मेरा प्रॉफिट है, 9 लाख का तो आपने खर्चा ही कर दिया एफडी मिला के घूमने फिरने वाला, तो पैसा कहाँ से आया? इसका मतलब आप अपनी इनकम को कम दिखा रहे हो। तो कभी भी इस तरह की गलती को नहीं करना है। ये केस था बिजनेस का। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रोफेशन का केस, कि प्रोफेशन के केस में क्या होता है। प्रोफेशनल केस में चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, वो कैसे करते हैं। मान लीजिए एक सीए है, उस सीए की इनकम 25 लाख है, बहुत कम है, सीए की इनकम करोड़ों में होती है। उसके लिए क्या प्रोविजन है, जैसे वहां था 6% और 8%, यहां है 50%। सरकार मानती है प्रोफेशनल आदमी का प्रॉफिट कम से कम 50% होता है, 50% पे उसको मिनिमम टैक्स पे करना चाहिए। ये एज पर रूल है 44 ADA। अब प्रॉफिट सरकार के हिसाब से कितना बना दोस्तों, 12.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। यानी कि किसी सीए की ग्रॉस रिसिप्ट जो उसके 26 ईयर्स में आ रही थी या जीएसटी टर्म में 25 लाख आ रही थी, 12.5 लाख का तो मिनिमम टैक्स दिखाना पड़ेगा। अब इसमें भी वही चीज करेगा जो प्रोफेशनल आदमी है, कोई डॉक्टर है, ये सीए है, एडवोकेट है, या आईटी प्रोफेशनल है, या फ्रीलांसर है, वो चेक करेगा कि भैया 25 लाख का मेरे पास पैसा आया, कितना मैंने कैश विड्रॉल करा यानी कि खर्चा करा मैंने, ठीक है, कितनी मैंने सैलरी दी, ठीक है ना, और जो भी खर्चे होते हैं ऑफिस के मेंटेनेंस के, मोटा मोटा कितना खर्चा करा। 25 लाख में से ज्यादा खर्चा नहीं, मैं भी मानता हूँ प्रोफेशनल केस में 30% खर्चा होता है, मैं यह मानता हूँ 5 लाख का खर्चा हुआ है सिर्फ, मोटा मोटा 20 लाख का आपका प्रॉफिट है। अगर आप बात करो तो 20 लाख का प्रॉफिट दिखता कैसे है, जब मेरे पास बैंक स्टेटमेंट आती है मैं देखता हूँ 10 लाख की तो आदमी ने वो कर रखी है एफडी, है ना, 4 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ उसके, है ना, 5-6 लाख तो उसने अपने घूमने फिरने में खर्च करा है, ट्रैवलिंग वगैरह में भी। तो इस तरीके से 20 लाख कहीं ना कहीं इसका ब्रेकअप आ जाता है। तो अगर आपका इस कंपटीशन से 20 लाख का आ रहा है तो फिर आप 12.5 लाख रुपए नहीं दिखाओगे, फिर आप दिखाओगे 20 लाख का प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया 50% का फिर यूज ही क्या है, जब मुझे 20 लाख दिखाना ही है तो ये 50% का क्या है। दोस्तों ये 50%, 6% और 8% जो मिनिमम है वो इसलिए आया था, मान लीजिए 25 लाख वाला आदमी है, इसकी सीए की जो खर्चा है ज्यादा था, सीए का खर्चा हुआ 11,50,000 खर्चा इसमें हो गया, ये प्रॉफिट मान लेता हूँ, खर्चा नहीं प्रॉफिट इतना हुआ, यानी कि इसमें खर्चा माइनस करके प्रॉफिट हो गया। अब इसका 50% से कम है, सरकार कहती है आप अपनी एक बैलेंस शीट बनाइए, आप अपने पीएनएल बनाइए, आप उसको सीए से साइन कराइए, आप आइटर 3 बड़ा वाला फॉर्म भरिए, उसके अंदर डिटेल डालिए, सारी सब झमेले करिए। अब फर्क कितना आया, 11.5 लाख था, प्रीमियम था 12.5 लाख। 1 लाख की वजह से, यानी कि 1 लाख का जो प्रॉफिट दिखाना था, टैक्स तो बाद में लगेगा, 1 लाख के प्रॉफिट के चक्कर में मुझे सब झमेले करने हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ ना जाके यहाँ चले जाऊँ, मिनिमम 12.5 दिखा दूँ, 1 लाख के ऊपर मुझे टैक्स फालतू पे करना पड़ेगा 30% के हिसाब से 30,000 रुपये, मोटा मोटा मान लेता हूँ। लेकिन उस 30,000 की वजह से मेरी बैलेंस शीट बन गई, मतलब बच गया मुझे बनाने से, आइडिया जो आइडिया 3 भरनी है उससे बच गया, सब झमेलों से बच गया, अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ें सब है। यहाँ पे क्या होगा, 50% पे मैं अपना काम मैनुअल कर लूँगा। तो 50% से कम दिखाओगे, आपको लगता है यार एक्चुअल में है 11.5 मेरा, मैं तो ऑडिट कराऊंगा, आप ऑडिट करा लीजिए, 11.5 लाख दिखा दीजिए। लेकिन 50% कभी भी एडोक बेसिस पे मत दिखाइए। मेरे पास बहुत सारे केस आते हैं जिसमें 40 लाख की इनकम थी,
किसी से आइडिया भरवाई, उसने कहा 50% लिखा हुआ है 44 ADA में कि 50% इनकम दिखा सकते हैं, 20 लाख की आइडिया भर दी। जब उसकी बैंक स्टेटमेंट आई तो वही निकला 20 लाख की तो उसकी FD थी, 5 लाख रुपए दुबई घूम कर आया, 4 लाख रुपए घर का खर्चा है, 3 लाख रुपए स्कूल की बच्ची की फीस दी है। भैया वो दी कहाँ से? कैपिटल तो बन गई ज़्यादा। तो ये एडहॉक बेसिस पे नहीं है 50%, ये मिनिमम बेसिस पर है। आपको अपनी सेल्फ कंप्लीशन बना के एक्चुअल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। अब आपकी सेल भी हो गई, अब आपका प्रॉफिट भी हो गया, दो चीजें आइटम में मांगता है। अब मैं चलता हूँ अपने डैशबोर्ड की तरफ, डाटा और क्रिएटर के बारे में समझाता हूँ। अब दोस्तों बारी है इस पॉइंट की जिसके अंदर है फाइनेंशियल पर्टिकुलर और बिजनेस। जब आप ऐड करते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे पोर्टल खुल जाते हैं, ये वाले पार्टनर्स, सिक्योर लोन, अनसिक्योर, एडवांस, सिंडिकेटर, अदर लायबिलिटी, टोटल कैपिटल, फिक्स एसेट्स, और उसके बाद ये सब सन्डी, डेटर, क्रिएटर, इन्वेंट्री, कैश इन हैंड। तो अब मैं इसके बारे में बताता हूँ कि आपको इसे कैसे भरना है। आपको दोस्तों समझ में आ गया GSTR 1 की या 26 सीएस या बैंक स्टेटमेंट कैसी से लेनी है, 6%, 8% कब लेना है, और प्रोफेशनल केस में 50% कब लेना है और कब नहीं लेना है। अपने एक्चुअल कंक्लूजन बना के रियल सेल और रियल प्रॉफिट दिखाना है। अब इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है, वो पूछता है जब आप ITR 4 भरेंगे, जो मैंने ITR 4 भरी है लाइव, वो भी दिखाया है, यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ कि इसमें डेटर, क्रेडिटर, कैश और इन्वेंट्री पूछता है 31 मार्च की, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की भर रहे हैं तो 31 मार्च की। अब आप भरेंगे आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 की तो 31 मार्च 22 की। अब ये कैलकुलेशन किसमें करनी है? दो केस होते हैं दोस्तों, एक है बिजनेस का और एक है आपका प्रोफेशन का। तो ये 4 डिटेल आपको सिर्फ बिजनेस के केस में डालनी है, प्रोफेशनल के केस में ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन आएगा कि भैया अगर नहीं है तो वो मैंडेटरी क्यों मांग रहा है? दोस्तों फॉर्म के अंदर एरर है, आपको अपनी सब जगह पे जितनी भी जगह है उसमें दिए बैलेंस शीट में, वहाँ पे 0000 भरना है, इन फिगर को नहीं डालना है अगर आप प्रोफेशनल हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ये 4 फिगर आएंगी, यानी कि आपको सेल्फ कंप्यूटेशन करनी है कि भैया मेरे पास 31 मार्च को कितना कैश था, मेरे पास 31 मार्च को कितनी इन्वेंट्री थी। भैया GST में सेल तो जा रही है ना, ये तो पता ही होगा ना, आपको कितने पैसा लेना डेटर से, आपको कितना क्रेडिटर से पैसा देना है, इन चीज़ों की एक सेल्फ कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। या छोटी मोटी अकाउंटिंग कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। मेरे पास तो जब भी आती है बैंक स्टेटमेंट, मैं GSTR 1 को लेके सेल परचेज कर लेता हूँ, बैंक स्टेटमेंट के कैश विड्रॉल डालता हूँ और डेटर क्रेडिटर की पेमेंट डाल के थोड़ी सी बैलेंस शीट बना लेता हूँ। 2 फायदे हैं, एक तो मेरे ITR 4 के अंदर चीज़ सही चली गई, भैया 4-5 हज़ार रुपये खर्चा है, लेकिन एक तो मेरी बैलेंस शीट बन गई, मुझे ये पता चल गया कि भैया मेरे को डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर से कितना पैसा लेना है। दिमाग में रखने से हर चीज़ नहीं आ सकती दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि मुझे पता है कितना पैसा लेना है, मुझे पता है कितना पैसा देना है, लेकिन जो पता है वही तो पता है, जो भूल गए उसका क्या पता। तो बैलेंस शीट छोटी सी बना के जुड़ कर लीजिए, आगे हमेशा कायदे में फायदेमंद रहती है, आपके पास रिकॉर्ड रहता है और सामने वाले आदमी को ये पता चलता है कि भैया एक प्रोफेशनली आदमी अकाउंटिंग कर रहा है। वो कहता है कितना रुपया लेना है बताना, जरा कंफर्मेशन भेजना मेरे को अपने डेटर की, मेरी बुक्स ही मेंटेन नहीं हो रही है। तो आप इन चीज़ों को कर लीजिएगा। क्वेश्चन फिर कह रहा हूँ प्रोफेशनल के केस में एप्लीकेबल नहीं है, बाकी जितने भी पॉइंट है उसके अंदर कैपिटल अकाउंट पूछता है आपका, बैंक पूछता है आपका, वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप 31 मार्च का अपना बैंक डाल सकते हो। आपने किसी को लोन एडवांसेस दिया है वो डाल सकते हो, वहाँ पे कोई मैचिंग नहीं है कि बैलेंस शीट बन रही है, डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए, सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, वो भी जो लोग बिजनेस कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बहुत सारे केस हैं जहाँ पे वो कहता है कि बिजनेस और प्रोफेशन दोनों अलग अलग हैं, तो सिर्फ बिजनेस के केस में ही डालना है, प्रोफेशनल केस में नहीं। किसी को अगर डिबेट है, कोई चैलेंज करता है तो मैं उससे भी डिबेट करने को तैयार हूँ इसके लिए। अब दोस्तों क्वेश्चन आता है बैंक स्टेटमेंट का, उसके अंदर जो कैश डिपॉजिट है, कई लोग बिजनेसमैन सेल के साथ साथ कैश भी जमा करते रहते हैं। मुझे नहीं पता कौन सा कैश है, आपको पता होगा, वो तो कैश को लेकर वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। तो उस कैश का भी ध्यान रखना है, क्या सोर्स है उसे भी अपने ITR में जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। एज ए फ्रीलांसर कर लीजिए या कोई सेल परचेज हुई है उसके लिए, जो आपको पता है सोर्स है वो एक्चुअली के लिए अपने सेविंग इंटरेस्ट, FDR का इंटरेस्ट जरूर दिखाइएगा। कई बार हम बैंक में जाके अपना फॉर्म 15G 15H दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, मेरा TDS नहीं करता तो मैं उसको अपने ITR में लेता भी नहीं हूँ। 26 ईयर्स में दिखता नहीं ना, वो मुझे याद भी नहीं होता। मैं सोचता हूँ बच जाए तो अच्छा ही है, टैक्स बच जाए तो अच्छा ही है। अब बचने बचाने का सिस्टम खत्म हो चुका है, एक एक चीज वेरीफाई होती है। तो आप जब सेल्फ कंप्यूटेशन बनाएं, जो मैंने वीडियो में बताया एक और अभी भी दिखाया, उसके अंदर बना लीजिए इन चीजों का ध्यान रखते हुए। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया मुझे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेने हैं। डॉक्यूमेंट में तैयार कर लिए, सेल कर लिए, वो कर लिए। अब मुझे ITR भरनी है, जो मैंने ITR ऑनलाइन भरी है वो तो सिंपल सा बता दिया है, लेकिन यहाँ उन पॉइंटों का ध्यान रखा गया है।
आप अपना अपडेटेड एड्रेस, ईमेल आईडी, फोन नंबर जरूर चेक कर लें। साथ में जो बैंक अकाउंट है वो जरूर वेरीफाई कर लें कि भैया पिछले साल जो था, हो सकता है मेरा एड्रेस चेंज हो गया हो, ईमेल आईडी चेंज हो गई हो, फोन नंबर पुराना चलता हुआ आ रहा हो, मुझे पता ही नहीं है, तो बैंक अकाउंट नंबर चेंज हो गया है या उसका IFSC कोड चेंज हो गया है, कुछ नहीं पता। हर साल नए सिरे से इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि कोई नोटिफिकेशन आए, कुछ मेल आए, कुछ अपडेशन आए, रिफंड आ रहा नहीं आ रहा है, कोई डिमांड है, कोई मेरे इनकम टैक्स का केस चल रहा है, वो सब मुझे पहले से ही पता चल जाए और मैं उसका फॉलोअप ले लूँ। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं, वो कहते हैं सर आईडी जो थी ना अकाउंटेंट की डली हुई थी, फ़ोन नंबर भी किसी और का था, पता नहीं किसका था, हमें पता ही नहीं चला, हमारे वहाँ असेसमेंट भी हो गया, डिमांड भी आ गई और हमारा तो बैंक अकाउंट भी सीज हो गया, सर हमें तो कुछ नहीं पता, ऐसे कैसे कर लिया। तो भैया अगर वीडियो नहीं देखोगे, इन चीज़ों को फॉलोअप नहीं करोगे, कैजुअल रहोगे, तो ऐसे ही होगा। स्मार्ट वर्क करना है हमेशा में। अगर आपका TDS नहीं दिख रहा है 26S में, तो उसका टैन नंबर लेके क्लेम कर लीजिएगा एडवांस में और उससे फॉलोअप कर लीजिएगा। आज नहीं, कल नहीं, परसों अपना आपके लिए हो जाएगा और उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। टैन नंबर डालिए, अमाउंट डाल दीजिए, TDS डाल दीजिए, अपना आप ऑटोमेटिक फॉलोअप हो जाएगा वो। फिर ITR भी वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। कई बार गलती होती है, ITR भी वेरिफिकेशन कर दी मैंने, मुझे पता ही चल पाया कि भैया हुई है या नहीं हुई है। ITR एक्नॉलेजमेंट मंगा के नीचे लिखा होता है रेड कलर का बड़ा बड़ा, ITR वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, डोंट नीड टू सेंड CPC बेंगलोर। तो जब रेड कलर का लिखा हुआ आ जाए ITR एक्नॉलेजमेंट में, तभी आप मान लीजिए कि भैया जो है ITR वो मेरी सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। अब उसके बाद दोस्तों क्या होगा, आपने ITR भर दी, सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। अब आपके पास आएगी इंटीमेशन मेल पे, भाई आपने तो दिखा दिया कि मेरी इनकम 26S में इतनी आ रही है, GST में इतनी आ रही है, बैंक में इतना कैश जमा है, इतने FD की इंटरेस्ट है, ये सब दिखा तो दिया मैं सेविंग में, पर क्या डिपार्टमेंट चेक नहीं करेगा? अब डिपार्टमेंट उनके पास जो रिसोर्स है उससे वेरीफाई करता है, वो चेक करता है 26S में इतनी थी, 3B में जो GST रिटर्न भरी है उसमें इतनी थी, बैंक में यही ट्रांजेक्शन हुई है, तो क्या उसके हिसाब से सब सही है? अगर सब सही है तो प्रोसेस कर देगा, प्रोसेस का मतलब उसको वेरीफाई कर देगा, वेरीफाई करके आपको मेल कर देगा। जब मेल कर देगा तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि आप मैच कर लेंगे कि हाँ भैया जो मैंने दिखाया है वही इसके अंदर है। यानी कि एक कॉलम बना होगा, यहाँ लिखा होगा ITR एज पर ITR और यहाँ लिखा होगा 143(1) के हिसाब से, यहाँ लिखा होगा इतना प्रॉफिट है, इतना इंटरेस्ट की इनकम है, इतना सेविंग का इंटरेस्ट है, इतना TDS है, यहाँ पे भी सेम लिखा होगा। और यहाँ लिखा हुआ है आपने रिफंड क्लेम करा 10,000 रुपये का, हमारा रिफंड भी आ रहा है 10,000 का। अगर सब चीज़ मैच है तो इसका मतलब आपने ITR ठीक भरी है, किसी प्रोफेशनल को हायर किया था और सब ताम झाम से छुट्टी मिल जाएगी। यहाँ दोस्तों छोटी सी एक चीज़ बता चाहूँगा मैं आपको, अक्सर हम लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे देख के वीडियो, मेरी भी वीडियो इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं है, आप खुद भर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा साल में एक बार तो ITR भरते हैं 1,500-2,000 रुपये देके। अगर मैं अपनी बैलेंस शीट को छोटा मोटा बनवा लूँ, सारी चीज़ों को रिकनसाइल करा लूँ, एक कंपटीशन बनवा लूँ, उस कंपटीशन को CA से मंगवा के वेरीफाई कर लूँ, तो कितना अच्छा रहेगा ना। ये फाइनेंस का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इसमें गलती कर देते हैं, सोचते हैं यार बेकार का काम है, प्रोडक्टिव तो कुछ है नहीं, बिजनेस है नहीं, प्रॉफिट दे नहीं रहा, तो ये चीज़ बेकार की है। ये बेकार की नहीं है, इसी बेस पे यानी कि सिर्फ एक ITR के बेस पे आपका पूरा भविष्य तय होता है इनकम टैक्स में, और यही ITR आपके लोन के लिए जाती है। मैंने बहुत बार देखा है लोग ITR भरते थे उल्टी सीधी, सेल कुछ और दिखा दी, कुछ दिखा दी, ना तो बैंक से मैच हो रही है, ना 26S से, उनको लोन भी नहीं मिलता। वो कहते बैलेंस शीट दिखाना, कहता पता ही नहीं है। अच्छा बैलेंस शीट बना तो दी है, लेकिन ITR 1 के अंदर क्या गया हुआ है, डेटर 0, क्रेडिटर 0, कैश 0। वो बोलेगा बैलेंस शीट ही गलत है आपकी, तो ITR में तो बैलेंस शीट ही नहीं आ रही। छोटे छोटे पॉइंट हम जैसे प्रैक्टिकल लोग ध्यान रखते हैं, और मैं इसलिए कहता हूँ गूगल पे और यूट्यूब पे सिर्फ दोस्तों इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमारे चैनल पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ITR 4 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन और आंसर होंगे आज की वीडियो में मिल गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और साथ में दोस्तों मेरे को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और दोस्तों ITR 4 ऑनलाइन कैसे भरते हैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं, आप उसे देख के और इस वीडियो को देख के कंपटीशन इनकम बना के आप उसको चेक करा लीजिएगा। साथ में दोस्तों कंपटीशन इनकम अगर मुझसे चेक करानी हो मुझे भी भेज दीजिएगा, ईमेल आईडी नीचे आई रही है, मैं उसको चेक करके आपसे वेरीफाई करके उसको भर भी सकता हूँ। दोस्तों साथ में लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं ITR 4 को लेके, तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने रिलेटिव्स में, सर्कल्स में और फ्रेंड्स में और फेसबुक ग्रुप पे, ताकि लोगों को थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भैया जब हम भरते हुए आ रहे थे वो सारी ITR ही गलत है। आज एक्चुअल में पता चला है कि ITR 4 भरी कैसे जाती है।
जल्दी मिलूंगा दोस्तों एक अच्छी सी वीडियो फाइनेंस एजुकेशन पे लेके, तब तक के लिए नमस्कार।